अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, गुल मुस्तफ़ा इज़ हियर। आज हम बात करेंगे एलिज़ाबेथन एज की, 1558 से 1603। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चार्सर और एज ऑफ रिवाइवल पे बात कर चुके हैं। अब हम रिनाइसा पे बात करेंगे, 1490 से 1603। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है इसको। इसका एक नाम एलिज़ाबेथन एज भी है क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ ने रूल किया था इस दौर में। शेक्सपियरियन एज भी है क्योंकि ये शेक्सपियर का दौर है, और इसको रिनाइसा भी कहा जाता है। हम इन तमाम फीचर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। 1558 से 1603 तक जो है क्वीन एलिज़ाबेथ ने यहाँ पे रूल किया। हर reign is called the golden age of England. She is also called the Virgin Queen, Gloriana and Good Queen Bess, daughter of King Henry VIII and Anne Boleyn. Anne Boleyn was executed 2.5 years after Elizabeth's birth. Her marriage to King Henry VIII was annulled and Elizabeth was declared illegitimate. जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हुआ था उनकी सौतेली जो है माओं के साथ। अब यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ जो है उन्होंने अपनी बहन क्वीन मैरी के बाद जो है तख्त संभाला था। क्वीन मैरी जो है वो कैथोलिक थी और उन्होंने जो है हज़ारों प्रोटेस्टेंट्स को मारा था। इस वजह से उनका नाम जो है ब्लडी मैरी भी मशहूर हो गया था। क्वीन एलिज़ाबेथ एक प्रोटेस्टेंट थी, इसके बावजूद उन्होंने जो है वो अमन दोनों जो है फ़िरक़ों में लाया था, और उन्होंने किसी भी किस्म की जो है तशद्दुद पसंदाना नज़रियात को जो है रिजेक्ट कर दिया था। इस वजह से इंग्लैंड में सुकून भी आ गया था। वो क्योंकि ख़ुद प्रोटेस्टेंट थी इसलिए उन्होंने इंग्लिश प्रोटेस्टेंट चर्च की बुनियाद भी रखी थी, जो कि उनको फिर सुप्रीम उसका गवर्नर भी बना दिया गया था। क्वीन एलिज़ाबेथ एक टॉलरेंट रूलर थी। वन ऑफ हर मोटो वाज विल यू टेक योर आई सी बट से नथिंग। और उन्होंने जो है रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस को जो है वो डिनाई किया था, वो ज़्यादा नहीं पड़ती थी उनमें। अब इंग्लैंड ने जो है स्पाइनस जो आर्मेनिया है 1558 में जैसे उसको शिकस्त दी है, इस फतह का जो सेहरा है वो भी क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ रहा, और इनकी मजबूत हुकूमत में वो जो है वो एक अहम किरदार रहा। पॉलिटिकल फीचर्स अगर देखे जाएँ तो उनकी एक फ़तह है और उसमें दो चीज़ें सेटलमेंट भी हैं और एक्सपेंशंस भी हैं, उनको हम देखेंगे। सेटलमेंट से मुराद ये है कि आपने वहाँ पे जो है क्वीन एलिज़ाबेथ ने वो सेटलमेंट कर दी हुई थी। अमन व अमान का दौर था वो, क्योंकि आयरलैंड इसके स्कॉटलैंड के साथ भी इंग्लैंड का जो है वो झगड़ा सॉल्व हो चुका था उस दौर में। इस वजह से ये जब उनके दरमियान झगड़े वाली फ़िज़ा ख़त्म हुई है तो लोगों ने जो है फ़नून लतीफ़ा की तरफ तवज्जो लेना शुरू कर दी। अब एक्सपेंशंस में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे वॉयजर्स जो हैं उन्होंने ट्रैवल्स किया वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द सर्च ऑफ गोल्ड, और आल्सो जो है वो तिजारत के लिए भी, नए मौके ढूंढने के लिए भी। देयर एक्सप्लॉइट्स आर क्रॉनिकल्ड इन द वर्क्स ऑफ रिचर्ड हैकलेट। दिस इज़ द एरा व्हेन कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड। कॉलोनियाँ जो बनी हैं बाद में, इलाके ढूंढे गए, फिर उन पर कब्ज़े किए गए, फिर उनको जो है अपने मातहत किया गया। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानते हैं, तारीख़ का हिस्सा है। लिटरेरी फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें न्यू क्लासिज्म शुरू होती है, यानी कि इनके दौर में जो है रिनाइसेंस वाज स्ट्रांगली स्प्रेड थ्रू आउट द इंग्लैंड। रिनाइसा जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग जो है रिवाइवल। आप इसको रिवाइवल ऑफ इंटेलेक्चुअल बर्थ भी कह सकते हैं। इसके बाद एक और एक टर्म जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी वो इनकॉन की थी, कि उसमें एक ग्रोह ये समझता था कि ग्रीक और लैटिन वर्ड जो हैं उनको इंग्लिश की में ज़रूरत है, उनको लिखा जाना चाहिए, जबकि एक दूसरा जो ग्रुप था वो समझता था कि ग्रीक और लैटिन वर्ड्स अगर शामिल कर देते हैं हम वर्निकुलर इंग्लिश में तो वो उसको करप्ट कर देंगे। तो ये एक कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हो गई थी। और तीसरे नंबर पे ह्यूमनिज़म, मेजर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ रिनाइसा। ह्यूमनिज्म इज़ अ बिलीव दैट ह्यूमन वैल्यूज़ एंड नीड आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजियस बिलीव्स। वो जो चर्च की मुखालफत और एक तहरीक हम पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं। Humanists believe that human beings have beauty and dignity. Humanism have a birth to individuality. इंसानियत की कदर, जिसके बारे में पेट्रार्क ने लिखा आपने और हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि पेट्रार्क जो है उसको द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा गया उनकी राइटिंग्स की वजह से, इंसानियत को जो है वो टॉप पे रखने की वजह से। एलिज़ाबेथ के दौर में अब जो एजुकेशन है, ह्यूमैनिटीज़ है, उन पे बहुत वर्क हुआ, बहुत अहमियत रही उनकी। उन्होंने जो है उनके दौर में हिस्ट्री को पढ़ा गया, लॉ को, लिटरेचर को, एंशिएंट को, मॉडर्न लैंग्वेजेस को देखा गया। लिटरेरी स्प्रेड रैपिडली ड्यूरिंग दिस एज।
abandon ऑफ लिटरेरी आउटपुट जो है, न्यू रोमांटिसिज्म जो है, रोमांटिक क्वेस्ट फॉर द मोर वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज. There was a daring household spirit of adventure can be seen in Edmund Spenser's The Fairy Queen. ड्रामे की अगर हम बात करते हैं तो ड्रामा फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज. किस तरह से हुआ? इंग्लिश ट्रेजेडी वाज इन्फ्लुएंस्ड हैवीली बाय द वर्क ऑफ लैटिन ड्रामाटिस्ट सेनेका. जो लैटिन वर्क है उसी को ज़्यादातर जो है लोगों ने कॉपी किया और वो ड्रामा के लिहाज से बहुत रिच था, तो उसको कॉपी किया गया. तो ड्रामा ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तरक्की की. गार्बोडिक वॉज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, याद रखने की बात है ये. इट वाज रिटन बाय थॉमस एंड थॉमस एक्वेल जो है. और उसके बाद राल्फ रोस्टर जो है, इसको भी निकोलस उडाल ने जो है, निकोलस यूडाल वाज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी. आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेजेडी जो थी वो गार्बोडिक है और राल्फ रोस्टर जो है वो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है. अब यहाँ पे बात आती है यूनिवर्सिटी वेट्स की. University was contributed largely to Elizabethan drama. They were a group of young writers associated with Oxford and Cambridge University. ग्रुप था, ये लोग कुछ ऑक्सफोर्ड से थे, कुछ कैम्ब्रिज से थे, पढ़े लिखे राइटर्स का. इसके बारे में हम आगे चल के देखते हैं. The member of the university wits was Christopher Marlowe, John Lilly, George Peele, Robert Greene, Thomas Nash, Thomas Lodge and Thomas Cade. Most popular playwright of the Elizabethan age was William Shakespeare, who wrote 39 plays, 4 sonnets, and 2 long narrative poems. Major theatre of the Elizabethan age, the theatre, कौन से थे वो? Curtain, Rose, Swan और Globe. Globe was the most popular theatre. It was built in 1599 by the Plying Company, Lord Chamberlain Men's, with whom Shakespeare worked. यूनिवर्सिटी में जिस तरह हमने अभी बात की है कि कैम्ब्रिज से 3 नौजवान थे, राइटर्स थे, जॉन लिली, जॉर्ज पील और थॉमस लॉज, और ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाले जो 3 फारिग तहसील थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश. थॉमस के दोनों जगह पे नहीं गए लेकिन वो इस ग्रुप का हिस्सा था. दैट वाज अ ब्यूटीफुल ग्रुप उस दौर का. अब इंग्लैंड में ये भी बात आप जहन में रखिए, एक तो ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है ये इस दौर की है, पुट्स की है. इंपॉर्टेंट पुट्स कौन कौन से थे इनको आप देख लें. ड्रामाटिस्ट कौन से थे, प्रोज वर्क किन्होंने लिखा था, और यूनिवर्सिटी वेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एज. इंग्लैंड में रेनाइसा आने से पहले इटली में आया था और इंग्लैंड में ये एलिजाबेथन एज में पॉपुलर भी हुआ. इससे पहले पीरियड जो है हम देख चुके हैं, ट्यूडर चला आ रहा था, उसके बाद जैकोबियन एज आई. इस एज में इसके बाद जो है जैकोबियन एज आएगी. इस एज में कुछ बहुत फेमस वर्क लिखे गए जो मैं चाहता हूँ कि हम उनको थोड़ा सा देख लें. जैसे एडमंड स्पेंसर का मशहूर काम जो है द फेरी क्वीन और द शेफियर्ड कैलेंडर, बहुत ही मशहूर. सर फिलिप सिडनी की सोनेट्स, विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज. अब यहाँ पे जॉन लिली का जिक्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर को सबसे पहले मुतासिर करने वाला शख्स. अब ये यूनिवर्सिटी वेट्स जो हैं इन्होंने जॉन अपना शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था, लेकिन जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया उनको वो जॉन लिली की शख्सियत थी, इनकी राइटिंग्स थी. शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज़ में इसका असर आपको मिलता है. यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विड, इसमें जॉन लिली की एक बहुत मशहूर लाइन, जब मैं उसको पढ़ूंगा तो आपके जहन में फ़ौरन घंटी बजेगी. आपने अक्सर सुना होगा, जंग और इश्क में सब जायज़ है. तो ये उस किताब के उस वर्क में से ये जॉन लिली का एक मशहूर जुमला है जिसको बॉलीवुड ने आजकल ले लिया हुआ है. थॉमस वेट, शायरी में सबसे पहला नाम, शायरी में इटालियन असर मिलता है इनका और उन्होंने अपनी शायरी में इनोवेशंस की थी. हेनरी हॉवर्ड 16वीं सदी की शुरुआत इन्होंने की जी. 16वीं सदी की शुरुआत में इन्होंने इटालियन सॉनेट्स को इंग्लिश में तर्जमा किया, कॉपी किया. पेट्रार्क की सॉनेट को इंग्लिश में कॉपी किया. 154 सॉनेट में से शेक्सपियर की सॉनेट नंबर 18 जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सॉनेट मानी जाती है. शैल आई कंपेयर वाली जो है. ड्रामा इटालियन लिटरेचर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था. शेक्सपियर के प्ले जो थे उनमें वराइटीज़ होती थी. शेक्सपियर की शुरुआती कॉमेडी का नाम भी आप सुन लें, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है उनकी शुरुआती कॉमेडी थी. अच्छा, शेक्सपियर के बाद एलिजाबेथन एज में सबसे बड़ा जो नाम था वो क्रिस्टोफर मार्लो का था. यूनिवर्सिटी वेट्स के तमाम पढ़े लिखे राइटर्स ने, वैसे जिस तरह हमने बात की कि शेक्सपियर को मुतासिर किया था, क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर एक ही दौर के थे. क्रिस्टोफर की कम उम्री में मौत हो गई थी, वरना उनका जो काम था, कहा जाता है कि शायद अगर चंद साल वो मज़ीद ज़िंदा रह जाते तो शेक्सपियर को काफ़ी पीछे छोड़ जाते. क्रिस्टोफर अपने वर्क्स में मोरालिटी पे तवज्जो देते थे, ये थोड़ा सा फ़र्क था, जबकि शेक्सपियर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते थे, वैराइटीज़ रखते थे. हर टॉपिक पे उन्होंने लिखा.
क्रिस्टोफर के 2 प्ले जो हैं वो बहुत माने जाते हैं, टॉप के हैं, डॉक्टर फॉस्टस और एडवर्ड सेकंड। एक और बहुत बड़ा नामा निगार उस दौर में था, ड्रामा निगार जो है वो थॉमस डेकर। उनका एक मशहूर जो है वो वर्क द शू मेकर हॉलीडे, हकीकी प्ले लिखते थे, गरीबों पे, लंदन में उनके हालत ज़ार पे लिखते थे। इसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन अच्छे राइटर थे जो कि शेक्सपियर पर अमूमन अटैक करते रहते थे। एलिज़ाबेथन एज में पहले लिखे जाने वाले जो ड्रामा होते थे ना वो ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे। क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर ने अपनी ड्रामाज में ब्लैंक वर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। क्वीन एलिज़ाबेथ को अगर हम खुद भी देखें ना तो वो स्क्रिप्ट्स की ना सिर्फ हौसला अफजाई करती थी बल्कि बहुत सारे प्लेस जो हैं ये जो लिखे जाते थे उनके सामने परफॉर्म किए जाते थे, उनके जो स्क्रिप्ट्स होते थे। और वो बजाते खुद भी एक बहुत माहिर म्यूजिशियन भी थी और एक ज़बरदस्त डांसर भी थी। शायद इसी वजह से वो फ़नून लतीफ़ा को वो इतना सपोर्ट करती थी। गोल्डन एज की 2 मेन रीज़न्स अगर हम समझें कि इसको क्यों कहा जाता है, एक तो ये कि उस दौर में इंतशार ख़त्म हो चुका था, लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी, सुकून में आ चुका था जो इंग्लैंड है। इस वजह से लोगों का जो जहन है वो राइटिंग्स की तरफ, तख्लीक़ात की तरफ जाने लगा। और दूसरा, ये 5 शख्सियात थी जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया इस एज को गोल्डन एज बनाने में। कौन कौन सी? नंबर 1 इज़ एडवर्ड स्पेंसर, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो। इन राइटर्स ने मुस्तकबिल में आने वाले राइटर्स पर बहुत गहरा असर डाला। इनकी राइटिंग्स को देख के जो है, जिस तरह जॉन मिल्टन जो है वो स्पेंसर को बहुत एडमायर करते हैं, इसी तरह 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर जो हैं टी.एस. एलियट, उनका जो है वो बहुत जो है असर रहा। उन्होंने असर लिया इन तमाम राइटर्स, इस एज के राइटर्स को पढ़ के। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल बटन, ताकि आपको आइंदा मेरी आने वाली इसी तरह की मुफीद वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।